हेलो गाइस, हाउ आर यू। फिर वापस आ गए हैं यूनिट 3 के साथ। पढ़ने वाले हैं एंटरप्राइज सिस्टम्स, यूनिट 3, एप्लीकेशन पैटर्न लेयरिंग। अच्छा, आई थिंक हाँ, यूनिट 3, यस यस, मैं सोचा यूनिट 2 पढ़ना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 3 है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन लास्ट वीडियोस, यूनिट 1 में हमने पढ़ा व्हाट इज एक्सपर्टाइज, लाइक एंटरप्राइज सिस्टम, हाउ एंटरप्राइज सिस्टम का आर्किटेक्चर किस टाइप में होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने। यूनिट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नया पढ़ने वाले हैं हम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैसे डिजाइन होते हैं, पैटर्न्स क्या होती है, हाउ डू डिफरेंट एप्लीकेशन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एंड इंटरप्राइज इंटीग्रेशन कैसे होता है, देन सोप वर्सेस रेस्ट एपीआईज क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब टेक्नोलॉजीज को कनेक्ट प्लस एंटरप्राइज सिस्टम को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के बात है हमें करनी है आज के लेक्चर में। और गाइस, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो यहाँ तक, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इफ यू आर वॉचिंग एनी लेक्चर तो एटलीस्ट यू शुड डू कि उस लेक्चर को लाइक करो। नहीं पसंद आता है जैसे डिफरेंट थिंग कि आप मत करो, लाइक डिसलाइक का ऑप्शन होगा तो डिसलाइक कर दो, आई डोंट माइंड। बट हाँ, अगर आप देख रहे हो, इफ इट इज हेल्पिंग यू, यू आर गिविंग योर टाइम, तो एटलीस्ट यू शुड लाइक द लेक्चर। बिकॉज मैं देख रहा था अपने एनालिटिक्स वीडियोस के, तो हार्डली रिस्पॉन्स आ रहे हैं कोई वीडियोस के उतने कुछ खास। इट्स लाइक वेरी डीमोटिवेटिंग कि मैं इतना कर रहा हूँ और लोग देख भी रहे हैं, व्यूज तो है बट लाइक नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इफ यू आर वॉचिंग इट इज हेल्पिंग यू देन एटलीस्ट यू शुड एक्नॉलेज। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट 1 करते हैं, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न्स। व्हाट इज अ आर्किटेक्चर पैटर्न, हर्ष? व्हाट इज इट? An architecture pattern is a reusable solution because it's a pattern to commonly occurring software design problems. समझे? मतलब कोई भी प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है, उसको हम यूज करना, मतलब एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को कैसे आप उसको उस प्रॉब्लम के लिए यूज करते हो, रीयूज बार बार यूज कर सकते हो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। जस्ट लाइक आर्किटेक्ट्स use a standard design to build houses, software architects use a architecture pattern to build enterprise application। ठीक है। why architecture patterns यार, क्यों architecture patterns से क्यों? so without patterns code becomes messy obviously। इतने इतने बड़े systems के लिए कोड एक standard format में होना चाहिए, difficult to maintain, poor scalability। but with pattern we organize the structure, better performance and easy maintenance, these are the things। ठीक है हर्ष, मैंने समझ लिया आर्किटेक्चर पैटर्न क्या होता है, क्यों करते हैं पैटर्न। अब ये बताओ पैटर्न होते कितने तरह के हैं। तो फर्स्ट इज लेयरिंग पैटर्न। वेट अ मिनट, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने लेयरिंग पैटर्न होता है फर्स्ट। सो लेयरिंग पैटर्न क्या होता है? लेयरिंग डिवाइड्स द एप्लीकेशन इनटू मल्टीपल लेयर्स। हमने लास्ट ये सेम टॉपिक लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था। ईच लेयर हैज अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। स्टैंडर्ड लेयर्स क्या होते हैं? पैसे प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स यूआई, यूजर इंटरफेस, लॉगिन पेज, डैशबोर्ड। फिर बिजनेस लेयर, ये बिजनेस लॉजिक जो यूज होता है उसका उसका ध्यान रखता है, लाइक एज 18 से ज्यादा हो तो अलाउ अकाउंट क्रिएशन, तो ये लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक। देन आता है डेटा लेयर, जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, कस्टमर इंसर्ट करो, ऑर्डर को अपडेट करो, ये सारी चीजें होती है। तो ये लेयरिंग आर्किटेक्चर का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो लॉगिन स्क्रीन आता है, बिजनेस लॉजिक चलता है और फिर कस्टमर डेटाबेस अपडेट हो जाता है। तो एडवांटेजेस यही है, इजी टू मेंटेन, बेटर टेस्टेबिलिटी, यूजिबिलिटी, ये सब चीजें। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग डोमेन लॉजिक। तो बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। एक पैटर्न था लेयरिंग पैटर्न, अब दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग डोमेन लॉजिक पैटर्न। डोमेन लॉजिक रेफर्स टू बिजनेस रूल्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है। एग्जाम्पल बैंकिंग डोमेन ही देख लो, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लोन एक्सप्लेनेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, अकाउंट वेरिफिकेशन, दीज आर डोमेन लॉजिक। तो इसके लिए यू नीड लॉजिक, डोमेन लॉजिक पैटर्न्स। सो मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डोमेन लॉजिक, थोड़ा डोमेन लॉजिक के अंदर चलते हैं। तो एक होता है ट्रांजैक्शन स्क्रिप्ट। ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट में ईच बिजनेस ऑपरेशन इज रिटन इन सेपरेट प्रोसीजर। जैसे डिपॉजिट के लिए एक अलग फंक्शन बनेगा, उसका अलग लॉजिक रहेगा,
विड्रॉ ट्रांसफर के लिए अलग लॉजिक रहेगा। जैसे हम एक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, अगर तो हम ट्रांसफर का लॉजिक लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, इफ वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस पर्सन इज ट्रांसफरिंग टू दिस पर्सन, इस मान लो 10 रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसके टोटल बैलेंस में -10 हो जाएगा अपडेट, और इसके टोटल बैलेंस में +10 हो जाएगा अपडेट। तो ये सारे लॉजिक हम ट्रांसफर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये सिंपल होता है, एडवांटेजेस क्या है, लार्ज सिस्टम में ये फेल हो जाएगा, मतलब डिफिकल्ट होता है, फेल नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। फिर आता है डोमेन मॉडल। बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जैसे कस्टमर अकाउंट, लोन, एम्प्लॉय, ये सारी चीजें, इसका डायग्राम हो गया है। एडवांटेजेस देख लेना। टेबल मॉड्यूल आ गया। टेबल मॉड्यूल होता है वन क्लास मैनेजेस वन डेटाबेस टेबल। जैसे एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय मॉड्यूल एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को दिखेगा, तो एक क्लास जो है वो एक डेटाबेस टेबल को करे। तो फॉर एंटरप्राइज सिस्टम डेटा डेटा मॉडल इज कॉमनली यूज्ड, ठीक है, मतलब एक जो टेबल हो वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करे। एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय क्लास करेगा। मैपिंग डेटाबेस पैटर्न, ठीक है। तो मैपिंग मींस कनेक्टिंग एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस टेबल्स, ठीक है। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने का तरीका मैपिंग बोलते हैं, डेटाबेस टू डेटाबेस पैटर्न, ठीक है। लाइक प्रॉब्लम देखो, एप्लीकेशन यूजेस ऑब्जेक्ट, और हम लोग पता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस हम क्रिएट करते हैं, और एप्लीकेशन के पास ऑब्जेक्ट है, और डेटाबेस यूजेस टेबल्स, डेटाबेस के पास टेबल्स रहता है। तो मान लो ऑब्जेक्ट है और टेबल्स है, तो हम चाहते हैं कि वी नीड अ ब्रिज बिटवीन देम टू कनेक्ट द ऑब्जेक्ट विथ टेबल्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टूडेंट, नेम, एज, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स है। और डेटाबेस टेबल क्या है, ये टेबल का स्कीमा है। अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे, मैपिंग कनेक्ट्स बोथ, इन दोनों को कनेक्ट करने का तरीका है मैपिंग। तो इसका एक देख लो, ओ आर एम मैपिंग वगैरह वगैरह। ओ आर एम मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, इसे पॉपुलर टेक्निक मैपिंग टेक्निक है। इसका एग्जांपल होता है हाइबरनेट, जेपीए, एंटिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें एसक्यूएल कोड लेस होता है और इजी डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं। फिर आता है वेब प्रेजेंटेशन पैटर्न, अभी तक हम पैटर्न ही डिस्कस कर रहे हैं। डिफाइंस हाउ इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड टू द यूजर थ्रू वेब पेजेस। तो इसके लिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका व्यू, कंट्रोलर, मॉडल, ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं वेब के। कि व्यू मतलब डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, कंट्रोलर मतलब हैंडल द रिक्वेस्ट, बैकएंड क्वेरीज वगैरह हैंडल करना, और मॉडल मतलब डेटा। तो ये तीन चीजें, तीन मान लो ऐसा, ये तीन इसके कंपोनेंट्स होते हैं वेब। वेब को, वेब प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को हम प्रेजेंट करते हैं वेब में, तो उसके लिए इन तीन चीजों, क्या दिखाना है, क्या लाना है, कहाँ से लाना है, रिक्वेस्ट कहाँ से हैंडल करना है, और डेटा क्या रहेगा, ये सब चीजें। एमवीसी पैटर्न, मोस्ट पॉपुलर वेब प्रेजेंटेशन पैटर्न, इसका देख लो ये क्या है। तो इसका ये यूजर यूजर कुछ व्यू करता है, वो व्यू कहाँ से आता है, कंट्रोलर से आता है, कहाँ से लाना है वो, और वो कंट्रोलर कहाँ से डेटा लेता है, मॉडल से लेता है, यानी कि डेटा बेस से लेता है। और मॉडल कहाँ से लेता है, डेटा बेस से लेता है। एग्जाम्पल ई कॉमर्स वेबसाइट के ले लो, तो प्रोडक्ट पेज जो दिखता है वो व्यू होता है, प्रोडक्ट कंट्रोलर कंट्रोलर होता है, और प्रोडक्ट डेटा जो होता है मॉडल में होता है। और मॉडल कहाँ से लेता है, डेटाबेस से लेता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न ईजियर है। फिर आता है कंकरेंसी पैटर्न, मतलब एक साथ मल्टीपल चीजें हो रही है, मतलब कंकरेंसी अलाउज मल्टीपल यूजर और प्रोसेसेस टू एक्सेस द सिस्टम एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। लाइक 1000 यूजर्स बुकिंग रेलवे टिकट एट द सेम टाइम, सिस्टम मस्ट मैनेज ऑल रिक्वेस्ट करेक्टली। तो ये कंकरेंसी का एग्जांपल हो गया। यूजर 1 2 3 है, अगर यूजर 1 2 3 पहले कंकरेंसी कंट्रोल होना चाहिए। इसका क्या होता है, जनरल बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं कंकरेंसी कंट्रोल के लिए। तो कंकरेंसी कंट्रोल में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंकरेंसी कंट्रोल में हेल्प करती है। जैसे लॉकिंग हो गया, मान लो 1 2 3 तीनों ने एक साथ अगर टिकट बुक की है, तो फर्स्ट मान लो 1 ने पहली टिकट बुक की, तो पहली टिकट बुक करने के साथ साथ बाकी मतलब वो टिकट ब्लॉक हो जाएगा, तो इन दोनों को वो चीज ब्लॉक दिखेगी, क्योंकि इसने इसको ऑलरेडी बुक कर लिया है। ये एक तरीका हो सकता है ब्लॉकिंग, लॉकिंग बोल सकते हो, लॉकिंग प्रिवेंट्स साइमल्टेनियस मॉडिफिकेशंस एक साथ। फिर ट्रांजैक्शन हो सकता है, इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। थ्रेड मैनेजमेंट की, एक बार में सबके स्टोर कर लिया एक मल्टीपल थ्रेड में, और फिर एक एक करके इसको क्यू में डाल दिया, क्यू में एक साथ सब क्यू में, फिर एक एक करके क्यू को क्लियर कर रहे हो, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। मतलब बीच में एक लोडिंग स्क्रीन आ जाएगी कि भाई अगर क्यू में है तो लोडिंग स्क्रीन आ जाएगी, जैसे ही क्यू आपका क्लियर होगा तो लोडिंग स्क्रीन में आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर टिकट खत्म हो गई है तो फिर फेल हो जाएगा कि कुछ ऐसा इशू आ गया, जो जनरली होता है क्यूइंग का ही यूज होता है आईआरसीटीसी वगैरह में, टिकट बुकिंग ऐप में। ये हो सकता है। अब देखो मेमोरी ट्रिक, लेयर, डोमेन लॉजिक, मैपिंग, डेटाबेस, वेब प्रेजेंटेशन, कंकरेंसी, ये चीज तो हमने पढ़ ली। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन।
सो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया वो चीजें. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इंटरप्राइज इंटीग्रेशन? Enterprise integration is a process of connecting different applications and systems database so that वो एक साथ काम कर सके. ठीक है. अब इनके लिए आपको क्या चाहिए? What you need? Why need? हाँ, क्यों चाहिए पहले ये देखते हैं. Large companies have multiple systems, जैसे ERP, CRM, human resource, sales, supply chain, accounting. This system must communicate with each other. ठीक है. एग्जाम्पल, कस्टमर प्लेस ऑर्डर कर तो सीआरएम में रिसीव ऑर्डर आएगा, ईआरपी में प्रोसेस ऑर्डर आएगा, शिप में एससीएम में शिपमेंट एक प्रोडक्ट आएगा, और फाइनेंस और सब चीजें फाइनेंस जनरेट बिल्स आएगी. ठीक है. तो ऑल सिस्टम शुड एक्सचेंज द डेटा. ऐसा होना चाहिए कि डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं ये सब चीजें. तो इसका डायग्राम ऐसा देख लो कि सीआरएम, ईआरपी, ये सब चीज कनेक्टेड है फाइनेंस, एचआरएम से. ऐसा कुछ हो तो बेनिफिट क्या है? डेटा शेयरिंग, ऑटोमेशन, फास्टर, ये सारी चीजें. अब इंटीग्रेशन के फायदे हमने देख लिए. इंटीग्रेशन हुआ तो कैसा होगा, बट इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, स्टाइल्स क्या है. पहला इंटीग्रेशन तरीका है फाइल ट्रांसफर इंटीग्रेशन. एप्लीकेशन एक्सचेंज फाइल्स, जैसे सीएसवी, एक्सेल, एक्सएमएल, यानी कि एक सिस्टम ने सीएसवी निकाल दिया और दूसरे सिस्टम ने उस सीएसवी को इनपुट करके तीसरी चीज निकाल दी. उसने भी कुछ मान लो सीएसवी निकाल दिया जिसको अगला सिस्टम कंज्यूम कर रहा है. तो ये सब क्या हो रहा है? बेसिकली इसका आउटपुट कोई इनपुट की तरह यूज कर रहा है, इसका आउटपुट कोई इनपुट की तरह कंज्यूम कर रहा है. ठीक है. इसको बोलते हैं फाइनल ट्रांसफर इंटीग्रेशन. ठीक है. जैसे एप्लीकेशन ए ने कोई फाइल निकाली, एप्लीकेशन बी ने उसको ले लिया. लिमिटेशन क्या होता है? स्लो होता है और रियल टाइम नहीं होता. मतलब मान लो ये इसको आउटपुट कंप्यूट करने में कुछ टाइम लग रहा है, तब तक ये तो खाली बैठा हुआ है, तब तक इसके आगे वाले स्टेप्स वाले खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका आउटपुट जब तक आएगा नहीं तब तक ये लोग प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे. तो ये एक मेजर दिक्कत होती है. फिर आता है शेयर डेटाबेस इंटीग्रेशन. मल्टीपल एप्लीकेशन शेयर सेम डेटाबेस. मतलब मान लो ये एप्लीकेशन ए है, ये एप्लीकेशन बी है, और ये एप्लीकेशन एक डेटाबेस को यूज करता है, और मान लो इसमें ही चेंज हुआ और ये एप्लीकेशन उसी समय इस डेटाबेस को यूज करता है. तो ये हो सकता है कि एक डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो इसमें ये वाली दिक्कत नहीं होगी फाइल जनरेशन वाली, बट इसमें टाइट कपलिंग रहता है. कि एक कंसेप्ट रहता है कपलिंग, पढ़ लेना आप. इसमें ये लिमिटेशन रहती है कि टाइट कपलिंग रहता है, लेकिन ये वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है कि स्लो वगैरह को. फिर रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, आरपीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली यूज करते हैं. वन एप्लीकेशन डायरेक्टली कॉल्स अनदर एप्लीकेशन फॉर फंक्शन, एप्लीकेशन फंक्शन. जैसे पेमेंट सर्विस कॉलिंग बैंकिंग सर्विस. जैसे आपको एटीएम से कैश निकालना, ठीक है, ये आपका एटीएम है, आपने कैश निकाला, तो ये बैंक सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, बैंक सर्वर इसको रिस्पॉन्स भेजेगा कि ठीक है निकाल, पैसे दे दो इसको इतने रुपए. तो फिर ये उतने रुपए दे देगा, इसके पास ऑलरेडी पैसे थे और इसने बैंक सर्वर ने उस मनी को अपडेट कर दिया उसके अकाउंट में. तो ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल. ठीक है, आरपीसी ये कर सकते हो तुम. आरपीसी, ये जो रिक्वेस्ट भेजा उसको बोलते हैं आरपीसी कॉल. ठीक है. नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट बेस्ड इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. ये क्या होता है? एप्लीकेशन कम्युनिकेट बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू अ मैसेज ब्रोकर. ठीक है. जैसे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, अगर तो आपने ऑर्डर प्लेस किया तो एक मैसेज क्यू में जाएगा. मैंने बताया था क्यू सिस्टम क्या होता है. फिर वो रेस्टोरेंट के पास जाएगा और फिर डिलीवरी पार्टनर्स के पास जाएगा. तो रिलायबल, स्केलेबल है, सिंक्रोनस है, ये सारी चीजें. एलिमेंट ऑफ मैसेज बेस्ड इंटीग्रेशन. अब देखो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो इसी में थोड़ा डीप जा रहे हैं हम लोग. एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? सेंडर, पहले जो मैसेज क्रिएट करेगा. मैसेज खुद की डेटा क्या है? एग्जाम्पल जैसे ये मान लो ऑर्डर आईडी है, अमाउंट है. चैनल किसके थ्रू जा रहा है भाई. ठीक है. फिर मैसेज ब्रोकर की कंट्रोल्स मैसेज डिलीवरी, लाइक रैबिट एमक्यू, अपाचे. तो देखो ये सारे एक मतलब समझो सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर नहीं तो सर्विसेज बोल सकते हो. रैबिट एमक्यू बहुत पॉपुलर सर्विसेज है, काफका. सो होता क्या है ना, देखो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को. तो मान लो बहुत सारे यूजर्स ने एक होटल या एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है उसमें एक प्रोडक्ट प्लेस किया. ठीक है. अब जितने भी यूजर्स ने ये इसको प्लेस किया ना, वो सारे के सारे यूजर्स एक क्यू में स्टोर होते हैं. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. ये जो प्रोसेस में स्टोर होते हैं ये होता है अपाचे कैफका और रैबिट एमक्यू. ये इसको स्टोर करते हैं, इसको बोलते हैं क्यूइंग प्रोसेस. ठीक है. क्यूइंग प्रोसेस में इसको, और इसको कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं ताकि तुरंत, अब मान लो जैसे फर्स्ट क्यू क्लियर हुआ तो ये क्यू आगे आ जाएगा, ये क्यू आगे आ जाएगा, इसकी बारी आ जाएगी. तो इस टाइप में क्यू आगे बढ़ते रहता है. लाइक इमेजिन करो एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप में इधर से बाइक आई और ऐसे बहुत सारे लाइन लगी पड़ी है. आजकल तो लाइन लगती है पेट्रोल पंप पे. तो क्या होगा? जो पहले आया वो पहले जाएगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो.
फीफो प्रिंसिपल फॉलो होता है इन सब जगह पे, मैसेज ब्रोकर पे, ठीक है। रिसीवर जिसको मैसेज कंज्यूम होगा, तो अब देखो एक डायग्राम से समझ लो, सेंडर ने मैसेज भेजा चैनल को, चैनल ने भेजा मैसेज ब्रोकर को, मैसेज ने ब्रोकर भेजा रिसीवर को, इसके साथ गेम होगा। अब आते हैं पार्ट सी, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन पैटर्न। ये क्या होता है? सो इंटरप्राइज इंटीग्रेशन पैटर्न आर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ठीक है। कॉमन पैटर्न्स क्या होते हैं? मैसेज चैनल एक तरीका, जिसमें क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन, सेम जो ऊपर बताया था, सेंडर चैनल और रिसीवर। फिर आता है मैसेज राउट। इंटीग्रेशन पैटर्न्स वही है कि एंटरप्राइज लाइक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर इंटीग्रेटिंग इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, सेम चीज, थोड़े से चीजें लाइक कॉमन पैटर्न्स में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। मैसेज राउटर, जैसे मैसेज राउट मैसेज टू प्रॉपर डेस्टिनेशन, लाइक एग्जांपल पे ऑर्डर किया तो ऑर्डर राउट करेंगे क्या एचआर के लिए ऑर्डर है या फाइनेंस के लिए ऑर्डर है, ये सारी चीजें, तो इसको बोलते हैं मैसेज राउटर। फिर मैसेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स वन मैसेज फॉर्मेट टू अनदर, जैसे एक्सएमएल के में फॉर्मेट है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में है तो जेसन में डाल दिया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट शायद इस टाइप का कुछ फुल था उसमें। फिर आता है पबसब मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, ये बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, अगर आप सिस्टम डिजाइनिंग सीखते हो तो। वन सेंडर सेंड्स मैसेज टू मल्टीपल रिसीवर्स, इसको बोलते हैं पबसब मॉडल या पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। जैसे एक एक सेंडर है और इसमें बहुत सारे रिसीवर्स है, तो इसने क्या बोलते हैं, इसने अपनी रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया, यहाँ पब्लिश कर दिया, इसको बोलते पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे जो यूजर्स है, मल्टीपल जो यूजर्स है, वो इस पब्लिश्ड रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ये यूजर्स ने क्या किया, ये यूजर्स ने अपने आप को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब किया है इसको एक्सेस करने के लिए, समझे। तो अब इसको सबको इंडिविजुअली देने की जरूरत नहीं है, सेम चीज इसने एक जगह डाल दी, पब्लिश कर दी, इसने एक जगह पब्लिश कर दी। अब यूजर्स इस सर्विस को सब्सक्राइब करेंगे कि हमें यूज करना है और इसको यूज करेंगे। तो पब्लिशर जो टॉपिक को पब्लिशर टॉपिक को एबीसी सबको मिल सकता है, पब सब मॉडल या पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल बोल सकते हो, पैटर्न बोल सकते हो। सर्विस मॉडर्न सर्विस इंटीग्रेशन टेक्निक्स, एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस, एप्लीकेशन कम्युनिकेशन थ्रू एपीआई के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो, माइक्रो सर्विस इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंडिपेंडेंट सर्विस कम्युनिकेट विया रेस्ट एपीआई और मैसेजिंग के थ्रू। फिर डेटा लाइक इवेंट ड्रिवन इंटीग्रेशन की इवेंट के हिसाब से कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लाउड इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्लाउड सर्विसेज एक्सचेंज डेटा, बस ये सब चीजें हैं। अब देखो WSDL और सोप का डिफरेंस देखते हैं। WSDL क्या होता है? WSDL मतलब होता है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। WSDL is a XML based language. XML मतलब होता है extensible markup language used to describe web service. It specifically service name, operation, input parameters, output communication protocol. तो जैसे क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट पहले तो रीड करता है WSDL को, अंडरस्टैंड द सर्विस एंड कॉल द सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, लाइक बैंक सर्विस WSDL डिफाइंस क्या क्या होता है कि चेक बैलेंस और ट्रांसफर मनी, ये सब मान लो इसके जैसे मान लो चेक बैलेंस मैंने फंक्शन यूज किया, तो ये क्या करेगा, सर्विस बैंक जो सर्वर है, मैंने ये फंक्शन यहाँ यूज कर लिया, अब ये बैंक सर्वर के पास जाएगा, पूछेगा बैलेंस बताओ, तो बैंक सर्वर इसको बैलेंस बताएगा और ये यहाँ डिस्प्ले करा देगा। तो यही है कि XML बेस्ड लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब अ वेब सर्विस, तो अभी वेब सर्विस को डिस्क्राइब करने में हेल्प होता है। सोप देखते हैं, सोप क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। SOAP is a protocol used to exchange structured information between applications. Features XML based प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर जाएगा, हाईली सिक्योर। सोप इनवेलप मतलब एक सोप है, उसके अंदर एक हेडर रहती है और एक कुछ बॉडी रहती है, और ये चीज हम लोग मतलब मान लो जैसे ये क्लाइंट है हमारा, तो क्लाइंट ने एक सोप रिक्वेस्ट भेजी, अब ये सोप रिक्वेस्ट किसको जाएगी, जो हमारा सर्वर है, वेब सर्विस जो भी है जो देता है, इसने इसने इस सोप रिक्वेस्ट को देखा, उसके हेडर पढ़ा, उसकी बॉडी पढ़ी, जो भी नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, उसने सेंड कर दी, उसने वेब सर्विस, ये सर्वर ने एक सोप, इसी सिमिलर सोप का रिस्पॉन्स भेजा, जिसमें हेडर होगा, इसमें बॉडी होगी, रिस्पॉन्स भेजा। यस, यही प्रोसेस है। अब सोप का फॉर्मेट देख लो कैसा होता है। सोप पहले लिखते हो टैग, क्योंकि देखो ये सोप जो है ना, ये प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल मतलब इसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे देखो सोप लिखा, फिर गेट बैलेंस, अभी नीचे बैलेंस होगा, अकाउंट नंबर देखो, फिर गेट बैलेंस क्लोज और फिर सोप क्लोज, इस टाइप का फॉर्मेट होता है सोप का। लास्ट पार्ट आ गया रेस्टफुल वेब सर्विस।
रेस्ट क्या होता है? रेस्ट इज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है? रेस्ट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो रेस्ट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग एचटीटीपी मेथड्स। डन। अब एचटीटीपी मेथड्स क्या होती है? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, चार मेथड होती है जनरली। गेट से क्या होता है? देखो, मान लो ये आप हो और ये सर्वर है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? आपको सर्वर का डेटा रीड करना है, तो बोलोगे गेट, मुझे ये डेटा दो। गेट रिक्वेस्ट मैंने भेजा, गेट नेम, मान लो मैंने नेम बोल दिया, गेट नेम, तो ये मेरे को रिस्पॉन्स में नेम देगा। तो मतलब मुझे चाहिए था, मुझे रीड करना था, तो मैंने गेट यूज किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार हर्ष भाई, मेरे को सर्वर से कुछ चाहिए नहीं, मेरे को सर्वर में डालना है कुछ, तो मैं डालूंगा भाई सर्वर भाई पोस्ट कर दो इसको, मतलब नेम हर्ष का इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दो, तो इसमें डेटाबेस में क्रिएट कर देगा एक रो और हर्ष नाम से, तो मैं वो पोस्ट रिक्वेस्ट में बोलूंगा इसको, पोस्ट रिक्वेस्ट में। तो ये दो रिक्वेस्ट हो गई, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। फिर मैं बोलूंगा कि यार हर्ष को नाम चेंज करके एचआरएस कर दो, तो ये मैं पुट रिक्वेस्ट में भेजूंगा। और मैं बोलूंगा एचआरएस को मिटा दो, तो वो डिलीट रिक्वेस्ट में भेजूंगा। तो ये चार मेथड होते हैं एचटीटीपी के, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के वेब मेथड में, जिसमें रेस्ट के एपीआई को यूज करके हम ऑपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल गेट कस्टमर, तो मैंने गेट स्लैश कस्टमर स्लैश 101, यानी कि मेरे को कस्टमर जिसका नंबर 101 है उसकी इंफॉर्मेशन दो, तो ये मेरे को उसका इंफॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है। तो मैंने ये गेट रिक्वेस्ट भेजा, ऐसा होता है एपीआई। तो क्लाइंट ने एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजा, उसके अंदर एपीआई, रेस्ट एपीआई डाली, और जिससे वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। लाइट वेट होता है, फास्ट होता है, जेसन यूज करता है, इजी इंटीग्रेशन होता है, ये सारे इसके फीचर्स है। रियल एग्जांपल्स क्या है? मोबाइल ऐप रेस्ट एपीआई यूज करती है डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोप वर्सेस रेस्ट का क्या डिफरेंस होता है। सो सोप प्रोटोकॉल यूज करता है, रेस्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, प्रोटोकॉल नहीं है, ये स्टाइल आर्किटेक्चर। ये सिर्फ एक्सएमएल यूज करता है, ये जेसन और एक्सएमएल दोनों यूज करता है। ये स्लो है, रेस्ट फास्ट है। रेस्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। बैकएंड डेवलपर्स के लिए तो रेस्ट समझो कि बाइबल जैसे की तरह है, रेस्ट यूज करना ही करना है। कॉम्प्लेक्सिटी सोप की हाई है, इसकी लो है। सिक्योरिटी ये बहुत ज्यादा है, इसकी मॉडरेट है। ये सारी चीजें होती है। परफॉर्मेंस इसकी लोअर है, इसकी हाइयर, रेस्ट की हाइयर है, ठीक है। लर्निंग डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है इसमें, इसमें बहुत ईजी है। इसमें मोबाइल ऐप्स के लिए सुटेबल नहीं है, ये बहुत सुटेबल है मोबाइल ऐप्स के लिए। तो आप याद कर सकते हो इस तरह से कि सोप इज सिक्योर ऑफिशियल प्रोटोकॉल एक्सएमएल बेस्ड, लाइक एक्सएमएल पावरफुल, दिस मेमोरी ट्रिक है। रेस्ट को रैपिड, इजी, सिंपल ट्रांसफर, एचटीटीपी, ये उसके क्या है, मतलब जो हमने ऊपर बताया था वो सब सिक्योर, ये सारी चीजें। बाकी फुल फॉर्म तो याद रखो, लेकिन ये बस रिमेंबर करने के लिए कि क्या क्या है इसमें बेनिफिट्स है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स है वो दिखाने के लिए। चलो लास्ट समरी देखते हैं। यूनिट 3 में हमने क्या क्या देखा, एंटरप्राइज सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, लेयरिंग लॉजिक, लाइक लेयरिंग, डोमेन, डेटाबेस मैपिंग, ये सारी चीजें देखी। उसमें हमने फिर देखा एंटरप्राइज इंटीग्रेशन में ये सारी चीजें देखी। फिर हमने इंटीग्रेशन पैटर्न्स देखे, राउटर, ट्रांसलेटर, पब सब, चैनल्स, ये सब चीजें। फिर वेब सर्विसेज देखा, स्टोप, प्रोसेस, डब्ल्यूएसडीएल और रेस्ट एपीआई। तो बस यही सब चीजें हैं। अब देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड आरजीपीवी में ये पूछते हैं कि सोप प्रोसेस रेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये भी अच्छे से देख लेना, जो मैंने ऊपर डिफरेंस समझाया था 5-6 पॉइंट का, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना। और इसी के साथ साथ हमारा यूनिट 3 भी खत्म हो चुका है। सो अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि व्हाट यू नीड टू डू। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।